बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैर वाफियत होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूनिट 5 वर्क एंड एनर्जी के कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को अगर वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो अपनी मोटिवेशन मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर शो कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि क्या ये मुमकिन है, इज़ इट पॉसिबल कि कोई फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हो और बॉडी मोशन में भी हो ड्यू टू दिस फोर्स, बट वर्क डन जो है आफ्टर सर्टेन टाइम वो ज़ीरो हो। तो स्टूडेंट्स यस, ये पॉसिबल है कि वर्क आपके पास ज़ीरो हो इवन अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स भी लग रही है और उसके रिजल्ट में वो डिस्प्लेस भी हो रही है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है? ऐसा मुमकिन है दो डिफरेंट केसेस की सूरत में। केस नंबर 1 आपके पास ये है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर लग रहे हों, उस वक़्त वर्क क्या होता है? ज़ीरो होता है। मिसाल के तौर पर जैसे इस पर्सन को देखें, ये बकेट लेके तो सीधा आगे की जानिब ऐसे मूव कर रहा है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो सीधा आगे की जानिब होगा, जबकि बकेट पे जो फोर्स लग रही है वो किधर लग रही होगी? अगेंस्ट द जो ग्रेविटी की फोर्स है वो नीचे की जानिब लग रही होगी। यानी डिस्प्लेसमेंट तो वो सीधा-सीधा ऐसे स्ट्रेट पाथ की तरफ जा रहा है, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। बट जो फ़ोर्स लग रही है ग्रेविटी की वो कहाँ पे लग रही है? यानी उसका वेट वो लग रहा है नीचे डाउनवर्ड, तो फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल आ गया 90 डिग्री। तो बाय द डेफिनिशन ऑफ वर्क W इज़ इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्री आ जाएगा, तो कॉस 90 ज़ीरो होने की वजह से वर्क ज़ीरो हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि फ़ोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, बट वर्क आपके पास ज़ीरो हो गया। ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड केस जिसमें आपके पास वर्क जो है वो ज़ीरो होगा, वो तब मुमकिन है जब बॉडी को डिस्प्लेस किया जाए एक क्लोज्ड पाथ में। स्टूडेंट जैसे ये मून है तो ये अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो मून जब यहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट करेगा और रिवॉल्व करते हुए वापस अपनी इसी पोजीशन पे आ जाएगा, तो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो तो सेम होगी। तो ड्यूरिंग द मोशन अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो बेसिकली वो एक क्लोज्ड पाथ बना रहा है, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क W इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी, डी को आप ज़ीरो सब्सटीट्यूट कर लें तो वर्क आपके पास ज़ीरो होगा। देयरफॉर अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं और उसके रिजल्ट में वो मोशन में भी है तो वो ज़ीरो वर्क परफॉर्म होगा उसके ऊपर। कब? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हों या ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा हो एक क्लोज्ड पाथ में। क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने के बाद मैं अब डायरेक्टली डिस्कस करना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 5 को, चूँकि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 1 का बहुत गहरा आपस में ताल्लुक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहता है द वर्क व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द मून एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो स्टूडेंट अब आप ये बिल्कुल बासानी समझ गए होंगे कि वर्क डन जब मून रिवॉल्व कर रहा होता है अर्थ के अबाउट, तो वो वर्क डन क्या होता है? बेसिकली ज़ीरो होता है। एक केस तो हम पहले से जो है वो डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि जैसे मून जब रिवॉल्व करता है अर्थ के अबाउट, तो बेसिकली एक क्लोज्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। तो उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन वो आपके पास ज़ीरो होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। तो बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क W इज इक्वल्स टू एफ डी, डी को आप ज़ीरो सब्सटीट्यूट कर लें तो आपके पास वर्क जो है वो ज़ीरो आ जाता है। एक तो ये केस है जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग जानते हैं। सेकंड केस बी बेसिकली उसी का ही क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है। तो देखें स्टूडेंट, जब मून अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है ना, तो मून और अर्थ के अबाउट इनके दरमियान जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तो ऐसे सेंटर की जानिब लग रही होती है, जबकि जो मून का डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग द टेंजेंट होता है यूँ। तो दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या बनेगा? ऑब्वियसली 90 डिग्री। तो अभी हम पढ़ कर आए कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हों तो देयर तब आपके पास वर्क जो है वो ज़ीरो होता है। तो पहला केस कि वर्क जो है वो ज़ीरो क्यों होगा? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड मून एक्ट एज द सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मून्स डिस्प्लेसमेंट। तो देयरफॉर बाय डेफिनिशन W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस 90। तो cos 90 के ज़ीरो होने की वजह से वर्क ज़ीरो होगा। और सेकंड कि चूँकि मून जो है वो एक क्लोज्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो क्लोज्ड ऑर्बिट होने की वजह से नेट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ज़ीरो होगा। देयरफॉर वर्क आपके पास तब भी ज़ीरो होगा। तो होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे की कॉपी हैं, तो इसलिए भी इसको समझने में आसानी होती है।
क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि सम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कैन दे चेंज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो स्टूडेंट, जब भी कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करती हैं तो ये याद रखिएगा कि यस, वो उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको चेंज करती हैं। तो यस, दे कैन चेंज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी। कैसे चेंज करती हैं, या क्या रीज़न है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मसलन जैसे फ्रिक्शन की फोर्स है या एयर रेजिस्टेंस है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है ना, वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है उनके सम के। तो उसको वो चेंज कर सकती हैं। क्यों, कैसे चेंज करती हैं स्टूडेंट, कि ये फोर्सेस बेसिकली वर्क परफॉर्म करती हैं। और वो वर्क क्या होता है कि वो उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र कर लेता है किसी दूसरी फॉर्म में, लाइक हीट एनर्जी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे एक गाड़ी का इंजन है ना, तो गाड़ी का इंजन बेसिकली क्या करता है कि जो फ्यूल की हीट एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर रहा होता है मैकेनिकल एनर्जी में। अब देखें, जब गाड़ी का इंजन चलना स्टार्ट करता है ना, तो उसके जो इंजन के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन की फ़ोर्स एग्ज़िस्ट करती है। वो फ्रिक्शनल फ़ोर्स क्या करती है कि गाड़ी के इंजन के जो डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान फ्रिक्शन है, उसकी वजह से उसकी जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है उसको डिक्रीज़ कर लेती है। इसी वजह से गाड़ी में जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है, आपने देखा होगा गाड़ी चलते हुए गर्म हो जाती है। अब यानी जितनी भी हम फ्यूल को बर्न करके हीट एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं ना, वो सारी की सारी फिर मैकेनिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हो पाती, बल्कि उस हीट एनर्जी का कुछ हिस्सा जो कि बननी तो सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी चाहिए थी, वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन व्हिच एक्सिस्ट बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंजन, उसमें जो है आपके पास वो कन्वर्ट होके तो हीट की फॉर्म में डेसिपेट हो गया। लिहाजा जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी थी ऑब्वियसली उसमें फिर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो देयरफॉर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड फोर्सेस लीड्स टू द एनर्जी डेसिपेशन व्हिच चेंजेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क कैन बी रिलेटेड। यू हैव स्टडीड द वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क को हम रिलेट तो कर सकते हैं। तो ये बताएं कि क्या काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है? क्या वर्क कभी नेगेटिव हो सकता है? स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो याद रखें कि नो। पहले तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दें अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट के केन काइनेटिक एनर्जी, तो नो। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये या तो पॉजिटिव होगी या ये ज़ीरो होगी। कैसे? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, 1/2 mv²। अब आप जानते हैं कि मैथ तो कभी नेगेटिव नहीं ना हो सकता। फ़र्ज़ कर लें कि वेलोसिटी आपके पास किसी तरह से नेगेटिव वैल्यू जनरेट कर भी रही है, तो वेलोसिटी का क्या मौजूद है, यहाँ पे स्केयर मौजूद है, तो वेलोसिटी का जो स्केयर है वो उसकी नेगेटिव वैल्यू को वापस क्या कर लेगा, पॉजिटिव। तो देयरफॉर वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी आपके पास कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। वो या तो ज़ीरो होगी, यानी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, चूँकि काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन, अगर रुका हुआ है तो ज़ीरो होगी, और अगर वो मूव कर रहा है तो वो पॉजिटिव होगी। बात समझ में आ गई? तो दूसरा केस क्या पूछ रहा था कि क्या वर्क कभी नेगेटिव हो सकता है? तो स्टूडेंट्स यस, वर्क जो है वो हमारे पास नेगेटिव हो सकता है अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल हैं एक दूसरे के, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क होता है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस 180 कॉस थीटा। तो थीटा आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री, तो 180 की वजह से यहाँ पे कॉस 180 जनरेट करेगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन आने से ये वर्क नेगेटिव हो जाएगा। जब भी नेगेटिव वर्क हो, जैसे वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट से एनर्जी को रिमूव कर रही है और उसकी एनर्जी को डिक्रीज कर रही है। जैसे हम गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं ना, तो रोड और टायर के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक एनर्जी को क्या करती है, चेंज करती है, काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करती है। गाड़ी जो चल रही होती है उसकी स्पीड आहिस्ता होती है, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो डिक्रीज होती है, और उसकी वजह से जो एनर्जी है वो रिमूव होती है फ्रॉम द सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आसान सा डिफरेंस के कंजर्वेटिव फोर्सेस जो भी होती हैं उनमें वर्क डन जो है वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, और क्लोज्ड पाथ में जो वर्क होता है अलोंग द क्लोज्ड पाथ वो होता है ज़ीरो। दैट इज़ वर्क इज़ पाथ इंडिपेंडेंट
एंड ज़ीरो अलोंग द क्लोज्ड पाथ। जबकि नॉन कंज़र्वेटिव फोर्सेस में वर्क जो है वो डिपेंड करता है पाथ पे और वो नॉन ज़ीरो होता है अलोंग द क्लोज्ड पाथ। दूसरा डिफरेंस अभी जैसे हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रह पाती, बल्कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर लेती हैं, चेंज कर लेती हैं, एनर्जी डेसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। जबकि कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्व का मतलब ही क्या होता है, सेव करना। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या करेंगी कि वो ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी को सेव रखती हैं, कंजर्व रखती हैं। एग्जांपल्स तीसरा जो है वो आप इसमें डिफरेंस इनकी एग्जांपल से कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और कंजर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की भी बात कर सकते हैं आप। ये आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, जबकि फ्रिक्शनल फोर्सेस आ गई, एयर रेजिस्टेंस आ गई, उसके अलावा जब रॉकेट मूव करता है तो जो प्रोपल्शन फोर्सेस होती हैं वो भी आपके पास जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ही होती हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आ गए होंगे। तो अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।